तो हम लोगों को कहाँ से कंटिन्यू करना था? फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कॉम्पेक्शन क्या होता है ना। और कॉम्पेक्शन में एक टर्म यूज हुआ था, कौन सा? प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट, है ना। क्या होता है प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट, बताओ आप। देखो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि कॉम्पेक्शन क्या होता है। मान लीजिए इनिशियली कोई ड्राई सॉयल है ना। तो अगर आप किसी ड्राई सॉयल को कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट का मतलब आप प्रेस करके उसे क्लोजर लाने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी जब तक कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि ये दो सॉयल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये तब तक कॉम्पैक्ट नहीं होंगे जब तक कि इसमें आप मॉइस्चर को ऐड नहीं करेंगे, जब तक वाटर कंटेंट को आप ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मॉइस्चर। और प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट मैंने क्या बताया था कि जब आप पानी इसमें ऐड करेंगे, है ना, जब आप इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि कॉम्पैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद अगर यदि आप पानी ऐड करेंगे तो कॉम्पैक्शन क्या होगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो वही चीज थी। देखिए इस ग्राफ से समझने की कोशिश करिए कि आपका जो यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आपका मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है ना परसेंट में, और इधर आपका क्या दिया हुआ है, ड्राई बल्क डेंसिटी दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब कॉम्पैक्शन इंक्रीज होगा तो आपकी जो बल्क डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और पर्टिकुलरली ड्राई बल्क डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो देखिए जब हम यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए आपका कॉम्पैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। कॉम्पैक्शन क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या हुआ कि कॉम्पैक्शन यहाँ पे मैक्सिमम था, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया, है ना। तो जो ये पॉइंट होगा इसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट, कि मतलब वो मॉइस्चर की लिमिट जिसके बाद कॉम्पैक्शन आपका इंक्रीज फर्दर नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट। बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं बार बार इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज, तो ये तो फैक्ट्स की बात हुई, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों स्टार्टिंग में मॉइस्चर नहीं था तब कॉम्पैक्शन नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे हमने मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया तो कॉम्पैक्शन बढ़ा, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर क्या हुआ, कॉम्पैक्शन घटने लगा, है ना। तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जरूर। तो मान लीजिए ये दो सॉयल पार्टिकल्स हैं, है ना। अभी तो मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ समझाने के लिए, और थोड़ा पास पास ले लेते हैं ना। देखिए जैसे ये हैं आपके सॉयल पार्टिकल्स, तो अभी क्या है, ये कॉम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्लोजर हैं। जब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो इसके अराउंड क्या होगी, एक थिन लेयर बन जाएगी, है ना, वाटर मॉलिक्यूल की। जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपका थिन लेयर बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्या होगा इस पे, तो जब एक पतली सी लेयर बनेगी तो फिर क्या होगा, इसको कॉम्पैक्ट करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार मॉइस्चर को बढ़ाते चले जाएंगे तो होगा क्या कि सॉयल पार्टिकल्स के अराउंड, है ना, मान लीजिए ये सॉयल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉयल पार्टिकल्स के अराउंड क्या होगा आपका, अब ये मान लो वाटर की लेयर बहुत ज्यादा हो गई, तो जब वाटर की मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये इसका सॉयल मतलब सॉयल पार्टिकल का क्या वाटर मतलब वाटर का लेयर है, तो जब लेयर बहुत मोटी हो जाएगी, पानी की बहुत मोटी हो जाएगी, तो फिर कॉम्पैक्ट करना इजी नहीं होगा, तब वो क्या होगा, बहने लगेगा, है ना। तो वही यहाँ समझाने का मतलब इस ग्राफ से है कि जैसे जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो कॉम्पैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। उस लिमिट के बाद क्या होगा, कॉम्पैक्शन फिर डिक्रीज कर जाएगा, और वो मॉइस्चर कंटेंट जिसपे आपका मैक्सिमम कॉम्पैक्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉक्टर मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो यही वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अ ड्राई सॉइल कैन नॉट बी कॉम्पैक्टेड टू हाई बल्क डेंसिटी बिकॉज ऑफ द इनकम्प्रेसिबल नेचर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स एंड हाई इंटरनल फ्रिक्शन। मैं पिछली क्लास में ये सब बता चुका हूं, ठीक है। दूसरा आता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट, कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट का क्या फर्क पड़ेगा आपके सॉइल कॉम्पैक्शन पे। तो एक चीज तो बात जाहिर है कि आप जितना ज्यादा कॉम्पैक्टिव एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा सॉइल कॉम्पैक्ट होगी, है ना। ये ग्राफ थोड़ा सा आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। पूछे कैसे, देखिए एक बात तो सिंपल है कि जब आप हाई कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं तो आपका ज्यादा कॉम्पैक्शन है, जब आप मीडियम कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं तो मीडियम
मतलब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, और मीडियम कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं तो मीडियम कॉम्पैक्शन हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपका सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो हाई कॉम्पैक्टिव एफर्ट है वो आपका क्या हो रहा है, कम ही पानी पे आ रहा है, कम ही मॉइस्चर कंटेंट पे आ जा रहा है। जब आप मीडियम कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं तो आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा लग रहा है। और जब आप और कम मतलब लो कॉम्पैक्टिव एफर्ट डाल रहे हैं तो आपका थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट और ऐड हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब सॉइल को आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो ज्यादा अगर आप फोर्स लगा के कॉम्पैक्ट करेंगे, मान लीजिए अपने हैंड में अगर किसी को इसका प्रैक्टिकल करना होगा तो अभी रूम पे जाइएगा तो एक हैंडफुल सॉइल लीजिएगा जो ड्राई सॉइल होगी, उसको क्या करिएगा, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करिएगा, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा तो चीजें कॉम्पैक्ट होंगी, वो सॉइल कॉम्पैक्ट होगी। फिर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा कॉम्पैक्शन बढ़ेगा। लेकिन अब अच्छा एक चीज तो ये कि जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो कॉम्पैक्शन क्या होगा, फिर आपका डिक्रीज होने लगेगा। और एक दूसरी बात कि जब आप ज्यादा फोर्स से कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, है ना, मतलब, और ऐसे हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो कम कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। और एक दूसरी तीसरी बात और क्या है कि जब आप ज्यादा कॉम्पैक्टिव एफर्ट डालेंगे तो कम ही पानी पे आपका कॉम्पैक्टनेस जल्दी आ जाएगा, है ना। तो ये हाँ थोड़ा सा बात था। तो सॉयल कंपैक्शन के दो फैक्टर्स थे। अब हम लोग अगला कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज सॉयल कंसोलिडेशन, है ना, क्योंकि हम लोग कल स्टार्ट किए थे, मतलब पिछली क्लास में सॉयल कंपैक्शन, है ना। कॉम्पैक्शन के बाद क्या हम लोगों को पढ़ना था, कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन में मैंने क्या बताया था कि एक्सट्रूजन ऑफ क्या होगा, एयर होगा या वाटर होगा, है ना। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि कॉम्पैक्शन का मतलब सिंपली क्या है, एक्सट्रूजन ऑफ एयर। एयर का सॉयल, एयर कौन से पोर में पाए जाते हैं आपके, माइक्रोपोर में, है ना। तो सिंपली माइक्रोपोर से जब हम लोग फोर्स लगा मतलब कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है, तो सिंपली वी कैन से दैट इज कॉल्ड सॉयल कॉम्पैक्शन, है ना। अब हम लोग आते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो कॉम्पैक्शन में एयर निकल रही थी माइक्रोपोर से, वाटर कौन से पोर में पाए जाएंगे आपके, है ना, वाटर किस में होंगे, माइक्रोपोर में। तो जब हम सॉयल कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो वहां पे एयर को ना हटाते हुए हम लोग क्या बात करेंगे, क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन, है ना। अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ आइदर इनिशियली सैचुरेटेड सॉयल। सैचुरेटेड सॉयल का मतलब आपको पता है कि जब आपके माइक्रो और माइक्रोपोर दोनों वाटर से भरे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉयल। और कंपैक्टेड टू द लेवल ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉयल मास बाय एक्सपल्सन ऑफ वाटर। देखो मैंने इसको रेड भी कर रखा है कि दैट इज एक्सपल्सन ऑफ वाटर। तो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में कभी कभी क्या होता है कि चीजें आप एक ही मतलब निकालते हो कि जब सॉयल हार्ड होगी, हम कंप्रेस करेंगे तो हम लोग चाहे कॉम्पैक्शन बोलो चाहे कंसोलिडेशन बोलो, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में, है ना। कॉम्पैक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं, एयर का रिमूवल, और कंसोलिडेशन में हम लोग किस चीज की बात करते हैं, वाटर का रिमूवल फ्रॉम द वाइड स्पेस बाय द, है ना, प्रेशर। तो और कुछ नहीं है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में, है ना। सभी को समझ में आया, आ रहा है समझ में, है ना। चलिए अभी लिखने का मौका देंगे, परेशान मत होइए, एक टॉपिक और पढ़ाने दीजिए, कंप्रेशन, है ना। तो देखो कॉम्पैक्शन में क्या था कि हम लोग एयर निकाल रहे थे, है ना, माइक्रोपोर से। कंसोलिडेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, वाटर रिमूव कर रहे थे। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप चाहे मतलब सिंपली वॉल्यूम का रिडक्शन जो होता है वो होता है कंप्रेशन। आइदर आप वाटर का एक्सपल्शन करें, आइदर आप एक्सट्रूजन करें एयर का, है ना, अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, चाहे आप वाटर को रिमूव करिए चाहे आप एयर को रिमूव करिए, है ना। तो वही बात लिखिए कि रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉयल या वेट सॉयल या सैचुरेटेड सॉयल बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल लोड और फोर्स ऑन द सॉयल। सिंपल सिंपल बातें लिखी हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कि बस सिंपली वॉल्यूम का रिडक्शन होगा, है ना। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉयल बाय अप्लाइड स्ट्रेस, है ना। जब आप किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना, चेंज होगा, है ना। ठीक है, कंप्रेशन डिनोट्स द डिक्रीज इन द वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो वगैरह मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं कि डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप अप्लाइड प्रेशर मतलब इंक्रीज करते जाएंगे, वॉइड रेशियो आपका डिक्रीज होता जाएगा, है ना। द मैक्सिमम कंप्रेशन अकर्स विद इन द प्लास्टिक रेंज ऑफ सॉयल मॉइस्चर कंटेंट। प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो जब आप मैक्सिमम कंप्रेशन आपका कहां मिलेगा, प्लास्टिक उसमें मिलेगा, है ना। विद इंक्रीज इन द सॉयल मॉइस्चर कंटेंट कंप्रेशन, वही चीज है कि जब जैसे जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएंगे कंप्रेशन बढ़ेगा, एक लिमिट तक के बाद फिर घटने लगेगा, वही बात लिखी है ना। तो अब हम लोग सॉयल क्रस्टिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप एक पॉइंट ये लिख लीजिए, सॉयल वाटर कंटेंट, दूसरा वो, फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज
सॉयल क्रस्टिंग, ठीक है। ऐसे जो भी नए लोग हैं, वो जो पहले की क्लासें हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हैं, है ना। तो आप लोग देख के एक बार नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत क्लासें हो चुकी हैं ना, मतलब, पर हो जाएगा। आप डायग्राम को स्किप कर दीजिएगा, बस लिख लीजिए। डायग्राम तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिया है ना। हो गया। थोड़ा आप लोग फास्ट लिखिए। हो गया ना। जल्दी लिखिए, दो दो तो लाइनें हैं, इसमें भी आप लोगों को इतना टाइम लगता है। हो गया ना। लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए, है ना। इसमें 2 पॉइंट बना लीजिएगा, एक ये है और दूसरा हो गया।
अब ये डायग्राम मत बनाने लगेगा, नहीं तो टाइम तो लगेगा ही। वो आप छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिए, सिर्फ वो मैं समझाने के लिए है। हो गया, ये लिख लीजिए कंसोलिडेशन। छूट तो नहीं रहा ना भाई, लिख रहे हो ना? तो अब आपसे कोई पूछे कि कंप्रेशन और कंसोलिडेशन एक ही चीज़ है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? एक ही है, अलग अलग है ना? क्या डिफरेंस है? कंसोलिडेशन में एयर और इसमें वाटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम तक। वैसे आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना? हो गया। अच्छा, टेस्ट हुआ था कल आपका? नहीं हुआ था? अब मुझे नया क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा फिर। हो गया ना कंसोलिडेशन? मुझे क्रस्टिंग आज पढ़ानी है, आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, तुम पीडीएफ ले लेना, भेजेंगे। ठीक है, शांत रहिए। कंसोलिडेशन हो गया ना? अब कंप्रेशन लिखिए फटाफट। शांत रहिए। लिखिए फटाफट, कंप्रेशन लिखिए। 4 पॉइंट है कंप्रेशन में, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। आप लोग तब तक फास्ट नहीं लिख पाएंगे जब तक आप लोग 2 पेन मात्र नहीं यूज करेंगे। जब तक 4-5 पेनों का यूज बंद नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा।
रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग डेली का डेली। अभी कोई नहीं कहेगा कि हाँ सर कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सॉयल क्रस्टिंग। जल्दी लिखिए आप लोग भाई। नहीं नहीं, गलत वगैरह मत लिखिए। हो गया। लिख गया। चले आगे। अब तुम्हारा फोटो से लिखना, ठीक है। अरे यार ये अभी एक लाइन और है। लिखो, ये भी लिखो जल्दी से। ये कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल पे काम हो जाएगा। आप लोग ये नहीं कहेंगे सर आप भेज दीजिए हम पढ़ के आएंगे, आप भेज दीजिए हम लिख के आएंगे। लिखना क्या होता है? हाँ, तो ये बोलो ना कि सर आप भेज दीजिए हम पढ़ के आएंगे, यानी लिख के आएंगे। लिखने से कुछ याद होता है जब तक आप समझेंगे नहीं। आपको कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ाया जाता होगा ना, उसमें रीडिंग से कितना है 10% ऐसे करके। रीडिंग, हियरिंग, है ना, सीइंग। तो आप कोन ऑफ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करिए, केवल पढ़ते ही हैं। किसने दिया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस? एडगर डाले, यही थे ना? हाँ, मॉडिफाई किसने किया था? तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करिए, एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं ना। नहीं, तभी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। हो गया, ये हो गया। चलिए देखो अब आते हैं सॉइल क्रस्टिंग पे। जल्दी लिखो भैया। पता नहीं आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, यहीं रहते हैं कि सिर्फ फिजिकली रूप से रहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मौका दिया जाएगा आराम से। घुमाइए गर्दन ऐसे ऐसे। हाँ, चलिए अब आते हैं सॉइल क्रस्टिंग पे। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो देखो सॉइल क्रस्टिंग आप सभी ने देखा होगा। सॉइल क्रस्ट देखा है कि नहीं देखा है? देखो एक क्रस्ट का टाइप आप लोग देखे होंगे, एक होता है क्रिप्टोगैमिक क्रस्ट, अभी बताऊंगा। वो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे। बरसात के दिनों में आपने देखा है कि कभी कभी जब बहुत बारिश होती है और जहां पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है ना। अब ड्रेनेज क्या होता है? तो है ना, जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करना फील्ड से। तो आप गांव घर में देखे होंगे कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है बरसात के दिनों में और जहां पे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो वहां पे आप देखते होंगे एक हरी हरी कुछ परत सी जम जाती है। देखा है ना? कितने लोगों ने देखा है? अच्छा चलो, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, जो सिटी से होंगे वो नहीं देखे होंगे। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है? वो एक क्रस्ट का टाइप होता है और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हंसिए नहीं, ठीक है, सही कह रहा है वो, वही बोलते हैं गांव में,
ठीक है, तो अब शांत रहिए, ठीक है, समझिए। तो उसको वो एक क्या होता है, क्रस्ट का टाइप होता है, बशर्ते वो कौन सी क्रस्ट होती है, क्रिप्टोगैमिक क्रस्ट होती है या माइक्रोफाइटिक क्रस्ट जिसे बोलते हैं, अभी आगे बताऊंगा कि वो उसमें एक्चुअली होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है, जैसे आपके एल्गी हो गई, फंजाई हो गई आपकी, है ना। तो उसकी वजह से जो होता है वो क्रस्ट होता है। और आप लोग देखे होंगे, अगर किसी ने शुगर केन का फील्ड देखा है, तो जब हम लोग शुगर केन की क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब बुआई करते हैं, बुआई में जब उसके सेट्स लगाते हैं, जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या कुछ भी, मतलब ऐसे जब सेट्स लगाते हैं, है ना, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि अच्छा, शुगर केन कितने दिन में जर्मिनेट होता है, गन्ना शुगर केन का मतलब नहीं पता, 8 से 10 दिन में जम जाता है। बताइए आप लोग, चलिए, शुगर केन लगभग 1 महीने में जमता है, ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। वो सब फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ेंगे कि कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आइडियली मैं बता रहा हूं, नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका 30 से 35 दिन में जर्मिनेट करता है। लेकिन होता क्या है, अगर आप एक प्रैक्टिस होती है शुगर केन में, है ना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लाइंड होइंग, किसी ने सुना है, अंधी गुड़ाई। तो वो क्या होता है, तो वो जो पपड़ी तोड़ते हैं वो क्या होती है, वो क्रस्ट होती है, ठीक है। तो होता उसमें क्या है कि आपका रेनफॉल होती है, मान लीजिए शुगर केन जर्मिनेट होने से पहले क्या होगा, अगर बारिश हो गई तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, क्रस्ट जम जाती है। तो जब एक लेयर बन जाएगी तो शुगर केन के इमरजेंस में दिक्कत होती है ना, ठीक है। तो वो एक टाइप की क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक वेल एग्रीगेटेड सॉयल है, ठीक है। वेल एग्रीगेटेड सॉइल का मतलब क्या है कि सैंड सिल्ट पार्टिकल्स आपस में वेल अरेंज्ड हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए क्या हुआ कि अच्छा एग्रीगेशन होगा तो कॉम्पैक्शन उस सॉइल में कम होगा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए बहुत अच्छी एग्रीगेटेड सॉइल है तो उसमें कॉम्पैक्शन जल्दी नहीं होगा। अब यही ये तो चलो वेल एग्रीगेटेड सॉइल के साथ हो गया। थोड़ी सी लूज एग्रीगेटेड सॉइल है जिसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है, या जिसमें क्ले कंटेंट कम है, ठीक है। तो मान लीजिए वो क्या हुई, लूज एग्रीगेटेड सॉइल है कोई, थोड़ा सा इसको लूज भी बना देते हैं ना, इसके जैसा क्यों बनाए, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, लूज एग्रीगेटेड सॉइल है। तो जब आपका रेन ड्रॉप बारिश होगी, है ना, जब आपका बारिश होगी तो इस पे क्या होगा, क्या हो रहा है इस पे नीचे, ठीक है। जब इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, आपने सबने देखा होगा, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, जब हाई इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कि बूंद बूंद गिर रही है बारिश तो कॉम्पैक्शन नहीं होगा। जब हाई इंटेंसिटी से अगर बारिश हो रही है तो यहां क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, पहले क्या थे कि सैंड सिल्ट क्ले क्या थे, एकदम अच्छे से अरेंज थे। लेकिन जब बारिश हुई तो क्या होंगे ये, हाँ, ऊपर जाएंगे, है ना, क्योंकि वीटिंग एक्शन अच्छे इंटेंसिटी से बारिश हो रही है तो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो वहां से रिमूव होंगे। अब मैंने स्टोक्स लॉ में बताया था कि पहले सेटल कौन करेगा। अब मान लीजिए पार्टिकल्स गए ऊपर, है ना, बारिश हुई अच्छे इंटेंसिटी के साथ, तो सॉइल पार्टिकल्स क्या हुए, ये रिमूव हुए यहां से, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से क्या होंगे, हल्का सा ऊपर जाएंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे होता है, बनता कैसे क्रस्ट है। तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। अब मैं स्टोक्स लॉ में बताया था कि अब नीचे पहले कौन आएगा, है ना, सैंड आएगा ना, क्योंकि सबसे हैवी कौन है, सैंड सिल्ट क्ले में हैवी कौन होता है, सैंड है। चलिए आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब स्टोक्स लॉ में मैंने बताया था कि सबसे पहले नीचे कौन आएगा, तो सबसे पहले सैंड आएंगे। तो अब मान लीजिए ऊपर गए थे, अब यहां पे क्या हुआ कि सैंड आ गए, ठीक है। सैंड क्या है, सबसे बड़े साइज है। सैंड के बाद कौन आएगा, सिल्ट आएगा। तो पहले तो ये वेल एग्रीगेटेड थे सैंड सिल्ट क्ले, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चूंकि पार्टिकल ऊपर गए, फिर नीचे सबसे पहले सैंड आया, तो सैंड ने इतनी जगह ली, फिर उसके बाद कौन आएगा, सिल्ट। तो सिल्ट मान लीजिए जो ये पोर बचे हुए हैं इसमें सिल्ट अरेंज हो गया, है ना,
समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? इसमें सिल्ट हो गया, सिल्ट के बाद कौन आएगा? क्ले आएगा। मान लीजिए क्ले इसके ऊपर ऐसे ऐसे अरेंज हो गया, तो फिर जब ये ऐसे, अब चूंकि पहले कैसे थे? एग्रीगेशन में थे, हालांकि कोई बात नहीं, लूज एग्रीगेट था, उतना अच्छा एग्रीगेशन नहीं था, लेकिन तब भी एग्रीगेट फॉर्म में थे, तो क्रस्ट नहीं थी। अब क्या हुआ कि ये ऐसे पहले सैंड आया फिर सिल्ट आया, तो ये क्या हुए, जो पोर्स थे उनको क्लॉग कर दिया, उनको बंद कर दिया, तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा फिर? क्रस्ट का। तो ऐसे फॉर्मेशन होती है आपकी क्रस्ट की। प्रोसीजर ऐसे ही होता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में हाई इंटेंसिटी से बारिश होती है, ठीक है, फिर उसमें क्या होते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जो एग्रीगेट फॉर्म में पहले रहते हैं वो ब्रेक होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं? हल्का सा बाउंस करते हैं ना। जब इरोजन में आप पढ़ेंगे तो उसके 3 प्रोसेस होती है, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप, है ना। वो स्टेप होता है, जो आप बोल रही हैं वो स्टेप होता है, लेकिन उसके 3 तरीके का होता है ना, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। जब इरोजन पढ़ाया जाएगा आपको, वहां बताया जाएगा एग्रोनॉमी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टिकल्स क्या करेंगे? बाउंस करेंगे, ठीक है। तो जब बाउंस करेंगे तो पहले कौन सेटल होगा? सैंड सेटल होगा, फिर सिल्ट सेटल होगा। तो सिल्ट क्या करेगा? इन पोरों को भर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा? क्ले करेगा। तो फिर ऐसे फॉर्मेशन होती है क्रस्ट की। सभी को समझ में आया कि क्या क्रस्ट होता है? अब देखो, अब आप अगर इतना समझ गए तो क्रस्ट के साथ समस्या क्या होगी? इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। क्यों? कैसे अच्छा होगा भाई? क्रस्ट का फॉर्मेशन है, पानी नीचे जाने ही नहीं देगा, है ना। अच्छा, और दिक्कत क्या करेगा? अब मान लीजिए ये सॉइल के ऊपर क्रस्ट बन गई है, आपने बुआई किया, या मान लीजिए पहले से आपने सीड की सोइंग कर रखी थी, सीड यहाँ पे है, अब ये इसके किस में दिक्कत होगी? जर्मिनेशन में दिक्कत होगी। गुड। जर्मिनेशन में क्यों दिक्कत होगी यार? इमरजेंस में दिक्कत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली आपके रेडिकल का और प्लूम्यूल का निकलना। रेडिकल से क्या फॉर्मेशन होता है? स्टेम का। हाँ, तो जर्मिनेशन का मतलब ये होता है, आप जब सीड साइंस पढ़ेंगे तो समझेंगे वहां पे, ठीक है। जर्मिनेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके रेडिकल और प्लूम्यूल का मतलब निकलना, है ना, सीड से बाहर निकलना, तो वो हो गया जर्मिनेशन। अब मान लीजिए सीड यहाँ पे बोया हुआ है, तो इसमें रेडिकल पार्ट निकल गया और प्लूम्यूल निकल गया, तो जर्मिनेशन तो हो गया। अब इस प्लूम्यूल की इतनी ताकत तो है नहीं, इतना तो फोर्स है नहीं कि इस क्रस्ट को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो दिक्कत किसमें हो रही है? जर्मिनेशन में, इमरजेंस में? किसमें? इमरजेंस में, ठीक है। अब बहुत सारी आप बुकों में भी अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वहां भी जर्मिनेशन ही आंसर दिया हुआ, लेकिन वो गलत है। जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं होगी। जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि जब सॉइल क्रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है या सॉइल क्रस्ट बनती है तो आपके जर्मिनेशन के नहीं बजाय इमरजेंस में दिक्कत होती है। क्योंकि अब आप समझ गए ना कि जर्मिनेशन, इमरजेंस का मतलब क्या होता है कि आपके सॉइल सरफेस से बाहर निकलना, तो उसमें दिक्कत हो रही है। जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं हो रही है, जर्मिनेशन में आपका रेडिकल और प्लूम्यूल निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉइल क्रस्ट बनती है, तो आपकी किस में दिक्कत होगी? इमरजेंस में दिक्कत होगी, इन्फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी, एरिएशन में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पोर क्या है? बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वही सब स्लाइडों में लिखा है। बेसिक मतलब ये था आपको समझाने का कि सॉइल क्रस्ट होती या बनती कैसे है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया हो तो बताएं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा दोबारा। किसको नहीं समझ में आया बताइए? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी, ऐसे समझिए, कोई भी सॉयल है, ठीक है। आप सिंपली इमेजिन करिए अपने फील्ड को, या जहां पे आपका फील्ड हो, कभी गए हूं, वहां समझिए कि आपकी लूजली एग्रीगेटेड सॉयल है। अब उस एग्रीगेशन में दिक्कत क्या है कि आपका जब बारिश होगी, हाई इंटेंसिटी मतलब तेज प्रवाह, तेज धारा से बारिश होगी, है ना। हाँ, जिसे आप क्या बोलते हो? मूसलाधार बारिश। रेनी डे किसे बोलते हैं? 2.5 क्या? हाँ, जब एक दिन में 2.5 mm से ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्या बोलते हैं? रेनी डे बोलते हैं। एक होता है क्रॉप रेनी डे। वो क्या होता है? क्रॉप रेनी डे। देखो, एक होता है रेनी डे, अब तुक्का मत लगाइए, पता हो तभी बताइए। एक होता है रेनी डे, है ना। जब छोटे स्कूल में आप रहे होंगे, मतलब अप टू 8th, तो जरा सी बात सर रेनी डे कर दीजिए,
है ना। तो कोई लॉजिक होता है रेनी डे करने का, ऐसे नहीं रेनी डे कुछ भी कि 4 बूंद बरसा नहीं रेनी डे कर दीजिए, है ना। एक होता है आपका क्रॉप रेनी डे और एक होता है सोइंग रेनी डे, या इसे हम सोइंग डे भी बोलते हैं। अब बताओ, ये तो आपने ठीक ठाक बताया। चलिए, अगर जब 2.5 mm से बारिश ज्यादा हो, 2.5 mm या 2.5 mm से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, रेनी डे। अब क्रॉप रेनी डे कौन बताएगा, है किसी को आइडिया? नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आपकी 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉप रेनी डे। सोइंग रेनी डे में 20 mm। हाँ भैया 20, 20 मतलब 20 ही ना होता है, 2020। हाँ भैया, हाँ नहीं नहीं, आप रेन गेज से पता करेंगे ना कितने mm बारिश हुई है। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट आता है रेन गेज, मेट्रोलॉजी में पढ़ाया जाएगा वो, ठीक है। रेन गेज में क्या होता है, अभी जब आप एमएससी में करेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो उसमें होता है जैसे जो क्लाइमेट पे वर्क करता है, जिसका थोड़ा सा अपना क्राफ्ट कवर क्लाइमेट से रिलेटेड रहता है, तो एक वो होती है आपकी, मतलब मेट्रोलॉजिकल, जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गेज। अब तो खैर ऑटोमेटिक रेन गेज आने लगा है ना। तो वो बताता है कि कितने mm बारिश आज हुई है, काम उसका होता है। आप एरिया से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत में इतने mm बारिश हुई, तो इतना कहाँ एरिया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट रेन गेज होता है, ठीक है। अभी अब आएंगे इधर, मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है, जब आप विकास भवन की तरफ से अंदर जाएंगे ना, तो जो हॉस्टल है पीएचडी वाले उसके लेफ्ट में है, ठीक है। तो वहाँ दिखा दूंगा रेन गेज, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, मैं क्या बताने जा रहा था, तो है ना, टॉपिक से इधर उधर मत भटकाया करिए। तो कॉम्पेक्शन की तरफ था ना। तो अब मान लीजिए तेज बारिश हो रही है, तो उससे क्या होंगे, जो सॉयल पार्टिकल्स हैं वो होंगे दूर दूर जाएंगे। जब ब्रेक होंगे दूर दूर जाएंगे तो हल्का सा बाउंस करेंगे, है ना। इरोजन पार्ट में आपने स्प्लैश इरोजन का नाम सुना होगा, तो वही होगा यहाँ हल्का फुल्का स्प्लैश इरोजन। जब पार्टिकल्स ऊपर चले गए, अब स्टोक्स लॉ में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कौन नीचे आएगा, आपका सैंड नीचे आएगा। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि सैंड आ गए हैं, सैंड के बाद क्या होगा, फिर कौन आएगा, सिल्ट आएगा। तो सिल्ट क्या करेंगे, जो ये मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो फिर बाद में जो जगह मिलेगी वही ना जाएगा। तो मान लीजिए सिल्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो सिल्ट है वो यहाँ आ गए, फिर क्ले क्या होंगे, इसके ऊपर आएंगे। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट हो गया, है ना। अब 5 चेयर लगी है ना, पांचों पे आदमी बैठा हुआ है, तो दोस्त आता है तो क्या कहता है, इसको सटाओ और थोड़ा थोड़ा जगह दो। तो जो जगह रहेगी उसी में ना जाएगा, तो आदमी कहाँ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे अब समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बार बार पूछिए। देखो आप देखिए, एक एक लाइन को मैं यहाँ पे रीड करूंगा और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, अ थिन कॉम्पैक्ट लेयर, है ना, कैसी लेयर थी, थिन थी और कॉम्पैक्ट थी। उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, है ना। मैंने बता चुका हूं बल्क डेंसिटी पार्ट में, है ना। ऑफ हाई बल्क डेंसिटी फॉर्म्ड एट द सॉयल सरफेस, सॉयल सरफेस पर बनेगा, फॉलोइंग डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल सॉयल aggregates as a result of wetting and impact of raindrop and its subsequent rapid drying due to the radiant energy of the sun। अच्छा एक चीज उसमें और है कि जैसे अब ये तो चलिए हो गया, तो अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो ये फिर ड्राई कैसे होंगे। तब जब बारिश खत्म होती है तो फिर क्या होता है, बारिश खत्म होती है तो धूप निकलती है, तो जब सन निकलेगा तो सन की जो रेडिएट एनर्जी होगी उससे क्या होंगे, ये ड्राई हो जाएंगे। फिर मामला पक्का हो गया कि अब ये, हाँ, अब बन गया है सॉयल क्रस्ट, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप एंड इट्स सब्सिक्वेंट रैपिड ड्राइंग ड्यू टू द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है। एक चीज, अच्छा मेजर स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, अच्छा ये मेनली कहां पाए जाते हैं, तो आपके एरिड और सेमी एरिड एरिया में पाए जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे जो ह्यूमिड एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां क्रस्ट बनने का कोई चक्कर ही नहीं है, इतना बारिश हो रही है, ठीक है। तो मेनली किसके फीचर होते हैं आपके, एरिड और सेमी एरिड रीजन के जो सॉइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा वहाँ की सॉइल भी वेल एग्रीगेटेड नहीं होती हैं, क्योंकि जो एरिड सेमी एरिड की सॉइल होती है उसमें जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर लो होता है। अभी अब जब जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा वो क्या होंगी, वेल एग्रीगेटेड होंगी या पोरली एग्रीगेटेड होंगी,
हाँ, पोरली एग्रीगेटेड होंगे, जब पोरली एग्रीगेटेड होंगे तो क्रस्ट बनेगा, ठीक है। सिल्टी क्ले लोम ऑफ ओल्डर एलुवियल, जैसे ये सिल्टी क्ले लोम है वहां पे बनेगा, है ना। अच्छा, जो आपकी थिकनेस होगी क्रस्ट की वो इस बात पे डिपेंड करेगी आपकी कि रेन ड्रॉप का साइज क्या है, साइज ऑफ रेन ड्रॉप क्या है। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए बहुत बड़ी बूंद हो रही है तो वो क्या करेगा, ज्यादा सॉइल को हटाएगा ना। अब पता चला कि बहुत मतलब जिसकी रेन ड्रॉप साइज कम है, मतलब बूंद बहुत, पानी की बूंद छोटी है, तो वो क्या करेगा, कम मिट्टी को रिमूव करेगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे, सभी को समझ में आ रहा है। हाँ, तो जब आप छोटी बूंद की बारिश होगी तो मिट्टी क्या होगी, कम हटे। अब मान साइज ऑफ रेन ड्रॉप बड़ा है तो क्या होगा, वो ज्यादा सॉइल को डिस्पर्स करेगा ना। तो वही बात लिखी है कि जो थिकनेस होगी क्रस्ट की मोटाई होगी उस बात पे डिपेंड करेगी कि साइज ऑफ रेन ड्रॉप क्या है, अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले क्या है ना। जैसे आपकी मॉन्ट मोरिलोनाइट है कि कैलियोनाइट है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। सिल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब सिल्ट है कि नहीं है ना, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। जैसे सॉइल अगर लो ऑर्गेनिक मैटर में है तो क्या होगा, क्रस्ट बनेगा, है ना। सिल्ट कंटेंट ज्यादा है एंड हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आर मोर ससेप्टेबल टू सॉइल क्रस्टिंग। मैंने आपको एक दिन शायद थोड़ा बहुत बताया भी था कि एग्रीगेशन में कौन है, सोडियम से एग्रीगेट अच्छा होगा कि कैल्शियम से, सोडियम से ना, कैल्शियम से होगा। तो जिस सॉइल में आपके सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा होगा उसमें क्या होंगे, वो सॉइल कैसी होंगी, पुअरली एग्रीगेटेड होंगी। और मैंने सबसे पहले यही बात बताया था कि जो मान लीजिए वेल एग्रीगेटेड सॉइल है उसमें जल्दी से सॉइल क्रस्टिंग नहीं होगी, है ना। मान लीजिए ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं हम ये जगह होगा नहीं दे पाएंगे, 5 हम बैठे हैं, हम ही को बैठे रहने दीजिए, ठीक है। तो जो वेल एग्रीगेटेड सॉइल है उसको डिस्पर्स आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। रेन ड्रॉप में इतनी एनर्जी नहीं है आपकी रेनफॉल में कि वो उसको ब्रेक कर पा रहा है, तो वेल एग्रीगेटेड सॉइल में तो होगा नहीं। जो लूज एग्रीगेटेड सॉइल होंगे उसमें क्या होगा, एग्रीगेट जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। और लूज एग्रीगेट कौन से होंगे, जिसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि सोडियम कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है उसका एग्रीगेशन अच्छा नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, लो ऑर्गेनिक मैटर, अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो एग्रीगेशन अच्छा होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम है तो एग्रीगेशन आपका पुअर होगा। जब मैं ऑर्गेनिक मैटर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा कि ऑर्गेनिक मैटर का कैसे रोल होता है, क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये एक चीज, ठीक है। तो यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है, तब मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्रस्ट। वैसे फॉर्मेशन तो मैं बता चुका हूं, लेकिन तब भी आप पहले एक बार लिखिए इसको। देखिए फॉर्मेशन एक बार और पढ़ लेते हैं तब आप लोग लिखिएगा, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन भी पहले बता दो। देखो, फॉर्म्ड इन 2 फेज, कितने फेज में होते हैं, 2 फेज। ये आपको तुरंत समझ आएगा, सब समझा दिया। एक होता है सरफेस सीलिंग, एक होता है सरफेस क्रस्टिंग, ठीक है। तो सरफेस सीलिंग का मतलब क्या हुआ था, जो इनिशियल वेटिंग फेज है आपका, है ना, इन क्रस्ट फॉर्मेशन। और आपका जो ड्राइंग होता है वो क्या होता है आपका, सरफेस क्रस्टिंग, है ना। सरफेस क्रस्टिंग इज द हार्डनिंग ऑफ सॉइल सरफेस सील इन द सब्सिक्वेंट ड्राइंग। मैंने बोला ना कि पहले क्या होगा, पोर्स वगैरह क्लॉग होंगे, बनेगा, फिर उसके बाद जब सन निकलेगा तो फिर वो क्या होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है। तो देखो वही बात लिखी है, एक एक पॉइंट को देखिए, वही लिखा है कि बेयर सॉइल। अच्छा, एक होती है बेयर सॉइल, बेयर सॉइल का मतलब समझ रहे हैं। देखो मान लीजिए ये सॉइल, इसके ऊपर ग्रास उगी है, अरे यार मेरा डायग्राम, ऐसा समझिए ग्रास है, ठीक है। अरे दूब घास, दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, ठीक है। तो मान लीजिए ये साइनोडॉन डेक्टाइलॉन दूब घास है, ठीक है, ऐसे ही मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुई, बेयर सॉइल नहीं हुई, इस पे आपके वेजिटेशन है। बेयर सॉइल का मतलब जिसपे कुछ नहीं हो। तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर इस पे बारिश होगी तो ये सॉइल को उखड़ने देगा, ये दूब घास नहीं उखड़ने देगा। बेयर सॉइल में कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं है उसका मामला गड़बड़ है, ठीक है। इसका सॉइल पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, हाँ। तो वही बात लिखी हुई है कि बेयर सरफेस सॉइल विथ लो स्टेबल एग्रीगेट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसका स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जिसका एग्रीगेशन अच्छा होगा, उसमें जल्दी से सॉइल क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिसका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होगा उसमें सॉइल क्रस्टिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेयर सॉइल विथ लो स्टेबल एग्रीगेट, पहली चीज। दूसरी, डिसइंटीग्रेट एंड डिस्पर्स्ड बाय द वीटिंग एक्शन ऑफ रेन एंड इरिगेशन वाटर, ठीक है। इरिगेशन वाटर से भी हो जाएगा, मान लीजिए एकदम। अच्छा, आपने देखा होगा मतलब कि जहां मतलब जो इंजन होता है जिससे पानी निकालते हैं क्या बोलते हैं,
जहाँ निकालते हैं वहाँ पूरा हटा देता है ना, तो वो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी से वहाँ पानी गिर रही होती है, इसी रीजन, यही रीजन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहली चीज तो बेयर सॉयल है, उसके ऊपर कोई है नहीं, उसका सहारा कोई है नहीं। दूसरा, डिसइंटीग्रेट एंड डिस्पर्स्ड बाई वीटिंग एक्शन। अब क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। मैंने बताया ना, जब आप हाई इंटेंसिटी से बारिश होगी तो क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, ठीक है। डिस्पर्स सॉयल पार्टिकल्स क्लॉग द पोर। क्लॉग द पोर का मतलब क्या हुआ, पोर को बंद कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि पहले बीटिंग एक्शन से ऊपर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, वो पोर को क्लॉग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, इनहिबिट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल एरिएशन। मैं बता चुका हूं कि इनफिल्ट्रेशन और एरिएशन से सॉइल क्रस्ट पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इफ डिस्पर्जन इज फॉलोड बाय रैपिड ड्राइंग द सरफेस टेंशन फोर्स पुल द डिस्पर्स सॉइल पार्टिकल टुगेदर। उसके बाद क्या होगा, जब आपके पोर अब फॉर्मेशन हो चुकी है क्रस्ट का, तो उस पर क्या होगा, सन ड्राइंग होगी, है ना, फिर वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। फॉर्म्ड अ थिन कॉम्पैक्ट क्रैक्ड सॉइल लेयर दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। लीजिए आपका क्रस्ट बन गया। फीचर ऑफ क्रस्ट की बात करें हम, तो अब हम आगे बात करेंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए, है ना, यहां से लिखना था ना, लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया, आप यही बताइए पहले। हाँ चलिए बढ़िया है। लिखिए, अब आप लोग फटाफट लिखिए। पता है, आप लोग जो इधर इस वाली रो में बैठते हैं ना, आप लोग इधर बैठा करिए कल से, है ना। हाँ, अरे इतनी सारी सीटें खाली देखिए आगे। क्योंकि समझाते टाइम भी आप लोगों को थोड़ा सा शैडो पड़ता होगा ना। तो आप कभी रेनी डे बोलने से पहले ना एक बार गूगल करिएगा कि कितने mm बारिश हुई है आज, है ना। कौन बताता है कितने mm बारिश हुई है, क्या हुआ है। वेदर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन सा है, IMD, है ना। कहाँ पे है अभी, आप कहाँ पे हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए, वेल एंड गुड। अच्छा, ऐसे ही बता दीजिए, इंडिया होता है कि इंडियन होता है। ठीक है, इंडियन कितने लोग कह रहे हैं, अपना थोड़ा सा मत जाहिर करिए आप लोग। ठीक है, 4 5 6 लोग हैं। और इंडिया के साथ कौन है, चलिए, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ मैं हूं, ठीक है। वो इंडियन नहीं होता है, इंडिया होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कुछ भी मत बनाओ, है IMD, तो आई का फुल फॉर्म डी के बाद कैसे आएगा। हालांकि बहुत सारी जगह चेंज होता है, लेकिन इसमें यही है, हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या देख रहा हूं, दूरदर्शी हो। इंडिया ही होता है दोस्त, इंडियन नहीं होता है, इंडिया ही होता है। कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, फुल फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, काहे नहीं याद है, 1875। अरे ये जरूरी है भैया, आप इन सब इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद होनी चाहिए। IMD हो गया। अच्छा, एक और है नोएडा में, नोएडा नहीं, हाँ मतलब दिल्ली के पास है, नोएडा ही में ही है, बताओ वो कौन सा है। पढ़ते नहीं है आप लोग। जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वाली है ना, वो यहीं पे है।
क्रीसेट कहाँ पे है? कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट? 1972। देखो सबके ईयर मत याद करो, आप नहीं याद कर पाओ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो पता होना चाहिए, जिनका पूछा जाता है। क्रीसेट हो गया, क्रीडा हो गया। क्रीडा कहाँ है? कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1885 में हुआ था। नहीं नहीं सॉरी, 1985 में। 18 नहीं। चलिए। हाँ सर। दोनों लोग लिखिए। लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। सोलम क्या होता है? सोलम। रेगुलेट। गुड, पढ़ते हैं आप लोग। अब वो पेपर बदल दूंगा, नया पेपर बनाना पड़ेगा, ऐसे तो आउट हो गया सब। देखते हैं। क्यों? लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। आपस में बात करते हैं तभी तो नहीं लिखा जाता है। कंसंट्रेट होके लिखिए, याद भी होगा। ये कोई ग्रुप का वर्क थोड़ी है कि हाँ चलो बात बात करते रहते हैं। लिख तो जाएगा ही। सीरियस रहिए। हाँ भैया। हाँ, मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपके इसके डिपॉजिट्स हैं एलूबीएल के, जहाँ पे है एलूबीएल बहुत सारा, ठीक है। हाँ, लिखिए फटाफट लिखिए। ये भी लिख लीजिएगा, रेनी डे, क्रॉप रेनी डे, सोइंग रेनी डे पूछा जाता है आपसे। टिलेज किस भाषा का शब्द है? बताइए और कोई लोग। टिलेज किस लैंग्वेज का वर्ड है? एंग्लो सेक्शन है ना, ये सब पूछा जाता है। अच्छा, एक ही कॉपी में आप लोग सब सब्जेक्ट लिखते हैं? तुम्हारी भाई दूसरी कॉपी लाए हो कि एक में सब लिख देते हो? सॉयल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जीएस है, एग्रीकल्चर ही का मतलब क्या है? एक ही में सब लिख दोगे ना तो दिक्कत है। पता चला दो पन्ना सॉयल साइंस का है, अगला दो पन्ना जीएस का है, अगला दो पन्ना एंटोमोलॉजी का है। अलग अलग कॉपी, मतलब एक कॉपी रखिए तो पार्टीशन कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि दो पेज सॉयल साइंस चल रहा है, अच्छा क्लास खत्म, अगली कौन सी है? एंटोमोलॉजी। चलिए अब इंसेक्ट के बारे में लिखना शुरू कर दिए। लिखिए आप लोग फटाफट लिखिए।
हो गया। सरफेस सीलिंग जो पूरा प्रोसीजर है ना, जो आपके सॉयल पार्टिकल्स हैं, वो सबसे पहले सैंड सेटल किया, सैंड के बाद क्या हुआ, सिल्ड सेटल किया। तो ये जो हो रहा है ना, ये सरफेस सीलिंग है, कि आपके सरफेस के पोर क्या हो रहे हैं, क्लॉग हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो वही सरफेस सीलिंग है। फिर क्या हुआ, क्ले हुआ, तो ये क्या हो रहा है, सरफेस आपका क्लॉग हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यही सरफेस सीलिंग है। ठीक। क्रस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि अब ये बन चुका है, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ कि सन ड्राई होगा, सन निकलेगा तो फिर ड्राई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्रस्ट बन जाएगा, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक क्रस्ट नहीं बनेगा आपका। अच्छा, आज नए स्टूडेंट्स काफ़ी हैं ना। नए कितने लोग हैं आज जो अभी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं? एक दो तीन चार और पाँच, इतने लोग नए हैं। मतलब आज जिनकी फर्स्ट क्लास है यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अब पुराने हैं। तुम्हारी तो जरूर फर्स्ट क्लास है, तुम दोनों टाइम आते हो फिर भी कह रहे हो फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? हाँ, आपने फीस दिया है, पूरा वसूल करिए। हाँ, चलिए आगे। चलिए, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। लिखिए, फटाफट लिखिए। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, सारे सब्जेक्टों का। एग्ज़ाम ऐसे पास आएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि अरे चलो कोई बात नहीं, अभी इस वीक का अगले वीक में पढ़ लेंगे, बहुत समय है। समय निकल जाता है ना, काम इतने होते हैं आदमी के पास, है ना। दिन भर काम रहता होगा आप लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, है ना। रिवीजन ही वो सक्सेस की है जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन, है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं फीचर ऑफ क्रस्ट पे, क्या विशेषताएं हैं। हो गया यहाँ तक? लिखो लिखो।
ब्लाइंड नोइंग किस क्रॉप में की जाती है? पूछा जाता है, कभी पूछ ले आपसे, है ना, 12th लेवल का क्वेश्चन है ये, ब्लाइंड नोइंग, फ्लपिंग। फ्लपिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है? फ्लपिंग, फ्लपिंग, FLOOPING, फ्लपिंग कौन सा कह रहे हैं आप? टोबैको से रिलेटेड है ना फ्लपिंग। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए पानी भर गया, जब पानी भर जाएगा फिर उसके बाद अगर धूप निकलेगी तो क्या होता है, वो पौधा गल जाता है ना। देखा होगा अपने गांव में, मतलब जिन्होंने टोबैको का प्लांट देखा। कितने लोगों ने टोबैको का प्लांट देखा है? मात्र इस क्लास में इतने लोगों ने टोबैको का प्लांट देखा है, तंबाकू का पौधा नहीं देखा? आज आप लोग देखिएगा। अच्छा, तो टोबैको का कौन सा पार्ट यूटिलाइज होता है? लीफ, फ्रूट, रूट, सूट, क्या लीफ होता है ना। तो देखिएगा, गूगल करिएगा टोबैको का प्लांट। जितनी स्पेशल प्रैक्टिस है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फीचर ऑफ क्रस्ट पे, ठीक है। देखो, तो पहला फीचर क्या है आपका? हाई बल्क डेंसिटी, है ना, समझ गए। लो नॉन कैपिलरी पोरोसिटी, नॉन कैपिलरी पोरोसिटी क्या होंगे आपके? कम होंगे, ठीक है। हाई सॉइल स्ट्रेंथ, जब क्रस्टिंग होगी तो सॉइल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। और मैंने एक चीज आपको बताया था, शायद क्लास में नहीं, मतलब हाँ आप ही लोगों को तो पढ़ाया था कि हैवी सॉइल क्या होती है और लाइट सॉइल क्या होती है, बताओ। ठीक है, और कोई? हैवी सॉइल क्या होती है आप लोग बताइए, और कोई बताओ। हैवी सॉइल, लाइट सॉइल नहीं पता? मॉइस्चर से नहीं रिलेशन होता है। देखो, जिस सॉइल में आपका प्लोइंग फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे? हैवी सॉइल। और जिसमें प्लोइंग फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट सॉइल, है ना। तो इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, है ना। रिड्यूस्ड इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, है ना। वाटर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? आप ही लोगों को बताया था ना। अच्छा, इवनिंग वाले बैच में बताया था। देखो, 4 टर्म होते हैं आपके। एक होता है आपका इन्फिल्ट्रेशन, आप लोग बताएंगे क्या क्या होता है। एक होता है आपका परकुलेशन, वैसे है ये वाटर मैनेजमेंट का पार्ट, लेकिन आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक होता है आपका लीचिंग, और चौथा होता है आपका बताओ कौन बताएगा, और कोई? अब तो इवनिंग वाले बैच में मैं पढ़ाया है। सीपेज, नॉट सीपिंग। हाँ बताओ। ठीक है, ओके, हाँ मैं समझ गया। अब बताओ कि इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन क्या होता है। और इनमें धीरे धीरे क्या होता है? कोई गाना थोड़ी है धीरे धीरे से। हाँ बताइए, और कोई बताइए। एक टर्म होता है, वो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो टर्म धीरे धीरे से नहीं है। और कोई? आप शांत रहिए, आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ। और कोई बताओ।
ओके, अब परकोलेशन क्या होता है? बेसिक टर्मिनोलॉजी है किसी को आइडिया? लिखना नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, डिफरेंस होता है आपका इनफिल्ट्रेशन में, परकोलेशन में। लीचिंग और सीपेज तो खैर मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे। देखो, मान लीजिए ये आपकी सॉयल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉयल क्रस्ट नहीं, सरफेस। थोड़ा समझिए, हर जगह क्रस्ट नहीं, ठीक है? क्रस्ट होगा तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका सॉयल सरफेस, ठीक है? तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जस्ट एंट्री ऑफ वाटर। जस्ट एंट्री ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि वाटर कहां से एंटर करेगा? आपका सरफेस से एंटर करेगा, है ना? वाटर कहां से एंटर करेगा आपका? मान लीजिए वाटर है तो कहां से एंटर कर रहे हैं? आपके सरफेस से। तो जस्ट एंट्री ऑफ वाटर क्या होता है? आपका इनफिल्ट्रेशन होता है। और इनफिल्ट्रेशन का भी मूवमेंट डाउनवर्ड होता है और परकोलेशन का भी मूवमेंट डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है? तो ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि एंट्री सरफेस से हो, है ना? लेकिन इनफिल्ट्रेशन में ये बात जरूरी है कि वाटर की एंट्री कहां से हो? सरफेस से हो। परकोलेशन का मतलब मान लीजिए पानी यहां तक आया था, अब यहां से भी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो सकता है, तो जो ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? परकोलेशन बोलेंगे। मतलब मान लीजिए पानी यहां पे था तो यहां से डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड परकोलेशन, है ना? लीचिंग का मतलब ये हुआ कि जब पानी के साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी हों, उसमें न्यूट्रिएंट भी घुले हुए हों और तब वाटर का मूवमेंट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं, ठीक है? अगला टर्म है सीपेज। तो सीपेज का मतलब क्या होता है आपका? लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना? मतलब क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में दीवारें क्या होती हैं, जब आप रूम लेने जाते हो मान लीजिए कहीं पे, तो आप क्या देखते हो कि बरसात के दिनों में सीलन तो नहीं है, तो जो वो सीलन होता है वो एक्चुअली क्या होता है? सीपेज होता है। कि दीवारों में आप देखे होंगे ना, ये तो सभी ने देखा होगा, ठीक है? ये तो कॉमन चीजें हैं जो मिल जाती हैं आपको देखने को। और अगर आपने कभी इरिगेशन कोई किया होगा, जो इरिगेशन चैनल होता है आपका, जो इरिगेशन कैनाल होता है, तो कैनाल में जब आप पानी करते हैं तो आप लोग अगल बगल देखते हैं कि मॉइस्चर आ जाता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है? दैट इज सीपेज होता है। वो क्या होता है? सीपेज होता है, ठीक है? तो आपका, चलिए यहां पे समझाने का मतलब था यही। हाँ, क्या चीज? इनफिल्ट्रेशन। और देखो, इनफिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि वाटर की एंट्री सरफेस से होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये आपका सॉयल सरफेस है, ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है? ये आपका सॉयल सरफेस है। तो अगर वाटर का मूवमेंट, अभी पानी डाल के नहीं दिखाऊंगा, ये मत सोचना, है ना? तो मान लीजिए आपका पानी आपने इस पे डाला, तो जब ये सरफेस है, इससे अगर पानी नीचे, सरफेस से होते हुए अगर पानी नीचे जा रहा है तो क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा। मतलब जस्ट एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल सरफेस, और वाटर का मूवमेंट कैसा होगा आपका? डाउनवर्ड होगा, तो हो गया इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन का मतलब कोई जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ यहीं से जो वाटर इंटर करेगा वही नीचे मूव करेगा। हो सकता है सब सॉयल में पहले, मतलब सब सरफेस में पानी रहा हो और वो पानी डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर दिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? परकोलेशन बोलेंगे। और जब इस पानी में आपके तत्व घुले हो, न्यूट्रिएंट घुले हो, तो वो क्या बोलेंगे? आप उसको लीचिंग बोलेंगे। और जब आपका लेटरल मूवमेंट आपका वाटर का हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीपेज। एक और टर्म होता है ना, डीप परकोलेशन। जैसे परकोलेशन है ना, एक टर्म होता है, पढ़ेंगे एमएससी में पढ़ेंगे, वैसे आप में नहीं पूछा जाएगा इसलिए डीप परकोलेशन, लेकिन चलिए समझ लीजिए। देखो, डीप परकोलेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये आपकी सॉयल है ये सॉयल सरफेस है ना? ऐसे जो मैं लिखता हूं आप लोग पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं? ठीक है, तो ये सॉयल सरफेस है। अब मान लीजिए इस पे कोई प्लांट ग्रो है ना? आर्ट मेरा जानते हो, भगवान सहारे है, ठीक है? मतलब आर्ट अच्छा नहीं है कहने का मतलब है। ठीक है, अब आप बस इतना बहुत है, ठीक है? मान लीजिए ये प्लांट है, ये आपकी प्लांट्स क्या होंगी? नीचे क्या पाया जाता है? अभी भी सूट कौन कह रहा है? अर्थ का अनर्थ मत करो। ये आपकी क्या होंगी?
रूट है, मान लीजिए कोई भी पौधा है उसकी रूट है। डीप पर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जब वाटर का मूवमेंट आपका रूट जोन से नीचे हो तो वो क्या होगा, डीप पर्कुलेशन होगा। जब मतलब वाटर का मूवमेंट जो आपका रूट जोन है उसके नीचे हो तो उसे क्या बोलते हैं, डीप पर्कुलेशन। अच्छा, एक टर्म यूज होता है रूट जोन के लिए, वो क्या होता है, रूट जोन को क्या बोलते हैं? एक तो रूट जोन है, एक टर्म और होता है, किसी ने सुना है? अच्छा, फाइलोस्फीयर क्या होता है? यही बोलते हैं जी? नहीं, यही नहीं बोलते, इसलिए मैंने कहा, मुझे पता था अभी कुछ लोग कहेंगे जी सर यही है। इसे बोलते हैं राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर नहीं सुना आप लोगों ने? तो ये क्या होता है आपका, राइजोस्फीयर है। तो जो आपका रूट जोन का एरिया होता है वो राइजोस्फीयर, और जो आपका ये वाला एरिया इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलोस्फीयर, है ना? आप लोग एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ लेते हैं, कहाँ मैं था, आप क्या पढ़ा रहा था, क्रस्टिंग में ये क्या पढ़ने लगे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, लिख लीजिए। ये क्या हुआ आपका फाइलोस्फीयर, और इसी में कोई फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री बार बार कर रहा था, तो इसे क्या बोलते हैं, जो ये एरिया होगा इसे एक चीज और बोलते हैं, जो आपका ये कैनोपी होगी, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉप कैनोपी बोलते हैं, है ना? फॉरेस्ट्री में क्या बोलते हैं आपका, क्रॉप कैनोपी, है ना? तो ये क्या हो गया, फाइलोस्फीयर। अच्छा, जो ये वाला एरिया होगा मतलब सरफेस का एरिया, ठीक है भाई, एक बॉर्डर लाइन तो भी होगा, जैसे ये सॉइल सरफेस है और ये ऊपर का एरिया, तो इसे क्या बोलते हैं आपका, बताओ कोई? इसे बोलते हैं राइजोप्लेन, ठीक है? कहाँ लिख दूं राइजोप्लेन, यहाँ पे, है ना? इसे क्या बोलते हैं, राइजो प्लेन बोलते हैं, ना? पी, अच्छा स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी ये हो, इसे क्या बोलते हैं आपका, राइजोप्लेन बोलते हैं। राइजोस्फीयर टर्म किसने दिया था, हिल्टनर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है? कौन थे, हिल्टनर थे, ठीक है? चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रस्ट मुझे पढ़ाना था, लेकिन अब आज ये आप समझने लगे, ठीक है? तो ये इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, लिखिए जल्दी।